हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम पर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम पर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी आपका मंगलमय हो और शुभ हो। ठीक है, अब आप लोग कहते हो कि मैम हमेशा कहते हो कि बाकी का दिन जो बीत चुका है वो अच्छा रहा होगा, होता है कि नहीं मैम आज तो मुझसे गिलास टूट गया, मम्मी ने डांट लगा दी, हाँ अच्छा तो रहा नहीं, तो कोई नहीं, हमको कहते हैं ना भाई अपना जो पास्ट हो चुका है उसको गोली मार दो, है ना, उसको भूल जाओ। अब जो भविष्य है उसके बारे में सोचेंगे और भविष्य आपका तभी अच्छा बनेगा या फ्यूचर तभी आपका अच्छा बनता है जब आप प्रेजेंट में उसके लिए मेहनत करते हैं। तो जो आप लोग करते ही हो, इसलिए हमेशा खुश रहो, खुशी खुशी पढ़ो, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आज मैंने क्या सोचा है, तो आज मैंने सोचा है आपको मैं वन लाइनर करवाती हूँ। भाई जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगी, तो वन लाइनर में क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको पूछूंगी भी, डायरेक्टली आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाइए। हाँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने पहले से ही क्वेश्चंस लिख लिए थे क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ना फिर टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता सकूँ किस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर देते हैं मेरी क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मैम 10 PM में भी गुड मॉर्निंग बोलती हैं, नहीं भाई 10 PM में मैंने कहाँ गुड मॉर्निंग बोला, नहीं जब जागो तभी सवेरा, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे वन लाइनर का पहला दे रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए हम DBMS को जो प्रयुक्त करते हैं, तो DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वन लाइनर है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर करना है। बताइए पहले का क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। और जो स्टार्टिंग के 5 बच्चे होंगे मैं आज उनका नाम लूंगी, टॉप 5 स्टूडेंट्स का नाम लिया जाएगा। DBMS की फुल फॉर्म बतानी है क्या होगी, जल्दी से भाई DBMS की फुल फॉर्म क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तो कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे आपको वन लाइनर ही बताना है। हाँ, DBMS की फुल फॉर्म की बात की और यहाँ पर अभी किसी का भी नहीं आया आंसर। पहला आंसर आता हुआ दिव्या गुप्ता जी, ओके, सेकेंड आया है सौम्या दीक्षित जी आपका आंसर, और थर्ड आया है शिवांगी सिंह जी आपका, और फोर्थ बैंकर आशु कुमार जी, और फिफ्थ कौन बनते हैं यहाँ पर हमारे विनर, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की वन लाइनर की, तो DBMS की फुल फॉर्म हो जाती है बिल्कुल सही, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कुलदीप मौर्य जी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके उनको रखना, व्यवस्थित करना, यही काम होता है DBMS का। और DBMS आपका ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को संभालने के लिए बनाया जाता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को संभालने के लिए बनाया जाता है। मीनिंगफुल को क्या बोलेंगे, अगर आप DBMS में कोई भी चीज मीनिंगफुल अर्थपूर्ण लिख रहे हैं तो अर्थपूर्ण चीजों को क्या बोला जाता है DBMS के अंदर, और अर्थहीन चीजों को क्या बोला जाता है DBMS के अंदर, ये भी बताना है भाई। जो अर्थपूर्ण होता है उनको क्या बोलते हैं मीनिंगफुल, और मीनिंगलेस को क्या बोला जाएगा। भाई जल्दी से बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, हाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही था। मैंने यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पूछी हैं, बताना है आपको, जो भी आप डेटाबेस के अंदर कोई भी सामग्री लिखते हैं वो जो अर्थपूर्ण होती है उसको तो क्या बोला जाता है, और जो अर्थहीन होती है और उसको क्या बोला जाता है, बताना एक बार आपको। देखो चेंजेस करते रहना चाहिए क्लास के अंदर भी, है ना, अच्छा लगता है। ठीक है, और वही है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो हमें चेंज करते रहना चाहिए। कोई नहीं, एक बार हम फिर क्या कर लेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हुआ है राजकुमार राज जी, अच्छा आपका तो पहली बार आया था भाई। सौम्या दीक्षित जी डाटा आ रहा है, कुलदीप मौर्य जी सूचना, ओके, और एक और आया आंसर डाटा, आरती गौतम जी डाटा, शिवांगी सिंह जी डाटा, और ठाकुर सूरज जी डेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अर्थपूर्ण तो होता है इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण बोला जाता है इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं हम सूचना। इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोली जाती है सूचना। अर्थपूर्ण हमेशा इंफॉर्मेशन होगी और अर्थहीन या मीनिंगलेस हमेशा आपका डेटा होता है। तो अर्थहीन होता है डाटा और अर्थपूर्ण होता है सूचना। दोनों क्लियर है?
ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आप बात करोगे बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर आप लोगों का भी आता हुआ, देबाशीष जी बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे, पहले डाटा और दूसरा इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ DBMS के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर पूरा लिखने में आपको आ रहा है थोड़ा सा आलस तो सिर्फ R का ही बता दूँ। DBMS आप लोग पहले ही बता चुके हो मुझे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इस R का मतलब क्या होता है, R को क्या लिखा जाता है, हाँ पहले वाली इंफॉर्मेशन होगी, याद रखना, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल आपकी इंफॉर्मेशन होती है और मीनिंगलेस आपका डाटा होता है। RDBMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बताना है यहाँ पर आपको, और फिर मैं यहाँ पर एक रैपिड राउंड करवाने वाली हूँ, जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ा रखी हैं उनका एक छोटा सा टेस्ट भी लेने वाली हूँ। रिलेशनल आता हुआ आंसर बिल्कुल सही है, देबाशीष जी आंसर आपका भी, सरिता नामदेव जी, शिवांगी सिंह जी, दिव्या गुप्ता जी, कुलदीप मौर्य बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो R का मतलब होता है रिलेशनल, और बाकी सारा का सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपने अभी कुछ देर पहले ऊपर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड स्लाइड आप देखोगे दे रखा है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के समूह को क्या बोला जाता है बताइए, रिकॉर्ड के समूह को, रिकॉर्ड के समूह को क्या बोला जाता है बताना है आपको। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड क्या कहलाता है, ये आपको जल्दी से बताना है यहाँ पे, जो सेकंड आपको दे रखा है। तो रिकॉर्ड के समूह को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है, फाइल बोला जाएगा, रमेश योगी जी, ओके, सौम्य दीक्षित जी फाइल, दिव्या गुप्ता जी फाइल और रमेश योगी जी फाइल, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड के समूह को फाइल बोला जाता है। और अगर आपको पूछा जाता कि भाई फाइल के समूह को क्या बोला जाता है, अगर पूछा जाता कि फाइल के समूह को क्या बोला जाता है, तो फाइल के समूह को बोला जाता है डेटाबेस, फाइलों के समूह को डेटाबेस बोलते हैं और रिकॉर्ड के समूह को फाइल बोला जाता है। सिंगल एंटिटी इन डाटाबेस, डाटाबेस में अगर आप कोई एक सिंगल एंटिटी लिखते हो, कोई एक सिंगल चीज लिखते हो, एकल चीज लिखते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से इसका आप आंसर करोगे, ये डायरेक्टली आपके ऐसे ही एग्जाम में हूबहू मिलेंगे, बस वहाँ पे ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैंने आज ऑप्शन हटा रखा है क्योंकि मुझे चेक करना है कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आप कैसे उसको लिखते हो। नहीं, डाटा नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे गलती मत करना, दे रखा है सिंगल एंटिटी इन डाटाबेस, डाटाबेस में आप छोटी सी जो चीज़ें लिखते हो उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लिखना, शायद ऑप्शन होता तो आप लोग आंसर कर देते जल्दी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लिखना, उसको बोला जाता है रिकॉर्ड। क्या बोला जाता है, तो उसको रिकॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। और पहली चीज, आप लोग डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो, कुछ स्टूडेंट्स कभी आते हैं फिर 3 या 4 दिन की छुट्टी। हाँ, यहाँ पे डेली क्लास लोगे पर हर एक सब्जेक्ट की लिया करो। अगर हम बात करते हैं लक्ष्य बैच की, तो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो आपकी इंग्लिश की चल रही हो, चाहे मैथ्स की चल रही हो, चाहे रीजनिंग की चल रही हो, चाहे जर्नल अवेयरनेस की चल रही हो, हर एक क्लास को आप लोगों को लेना है। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल। क्या बोला जाता है, तो रिकॉर्ड बोला जाता है। अच्छा, इसे बताओ, छोटे से बड़े आकार के क्रम में अगर आप इसे लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या और उसके बाद क्या। तो यहाँ पे नंबरिंग लिख सकते हो, भाई नंबरिंग कैसे होगी, या फिर आप डायरेक्ट लिखकर भी बता सकते हो। तो हमेशा याद रखो क्या पूछा है, ये पूछा है छोटे से बड़े के आकार में, पहले सबसे छोटा क्या होता है डाटाबेस में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा कौन सा होगा, बताना है क्या होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म से भी ये ट्रिक बताई थी, अगर आप शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आया सबसे पहले आंसर, रमेश योगी जी बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर किया है, 24135। ओके, दिव्या गुप्ता जी बिट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। ओके, शिवांगी सिंह जी 24135 आ रहा है। बाकी 2 और करो, यहाँ पे टॉप 5 के लेने हैं नाम। भाई यहाँ पे आंसर ही नहीं आ रहे, आज ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बता दूं, या तो आप भाई लिखने के, अब मेरे को पता चल गया, मतलब आप कमेंट करने से चोरी करते हो। नहीं, शुभम जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं देवाशीष जी बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बिट, बिट के बाद क्या बनता है, तो कैरेक्टर बनता है, बिल्कुल करेक्ट। बिट के बाद बनता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बाद क्या बनता है, तो कैरेक्टर के बाद आपका क्या बनेगा, फील्ड, है ना।
कैरेक्टर के बाद क्या बनेगा, बिल्कुल सही भाई, बिट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड। तो फिर बनता है आपका फील्ड, बिट के बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फील्ड, उसके बाद आ जाता है आपका रिकॉर्ड, उसके बाद आती है फाइल और उसके बाद आता है आपका डेटाबेस। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है भाई, सबसे पहले आ जाएगा बिट, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कैरेक्टर, और कैरेक्टर के बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फील्ड की, फील्ड के बाद आता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के कलेक्शन को फाइल बोला जाता है, और फाइल के कलेक्शन को डेटाबेस बोला जाता है। तो आई थिंक आपने डेटाबेस ऊपर वाला नहीं देखा था, हाँ, तो ये इसका करेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ओके दिव्या जी, आपने दिया था तो ठीक है, चलो आया समझ में, करेक्ट है। चलो और देखते हैं। आज अगर आप अच्छे से क्लास लोगे ना तो क्लास में मजा आएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ी हुई है चीजें तो क्लास में आपको मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो भाई कितनी चीजें आपने एक्चुअल में, कितनी चीजें आपको याद होती हैं अगर आपको विदाउट ऑप्शन यहाँ पे चीजें दी जाती हैं। चलिए बताना है यहाँ पे डाटा रिडंडेंसी क्या कहलाती है, क्या होता है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से। तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है और डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप क्विक रिवीजन देख लोगे भाई, ये जो माइक्रो, अगर हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे आप एक क्विक रिवीजन कर लोगे जितनी चीजें आपने पढ़ी, और इसके बाद एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है। तो बने रहना है क्लास में ताकि आप रैपिड फायर राउंड भी ले सको। कॉपी ऑफ डेटा, बिल्कुल सही है दिव्या गुप्ता जी, आंसर आपका। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल कॉपी डेटा की कॉपी होती है रमेश योगी जी, राजकुमार राज जी कॉपी ऑफ डेटा होगा। ओके, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल डुप्लीकेट लिखो, ये कॉपी एक ही चीज है, देवाशीष जी और बैंकर आशु कुमार जी। तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है, अगर हम बोलते हैं भाई डेटा कॉपी, डेटा का क्या हो रहा है, तो डेटा की कॉपी हो रही है ना, कॉपी ऑफ डेटा आप लिख सकते हो इसको, या फिर यहाँ पर हम डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं ना, डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा, डेटा की नकल। अगर आप डुप्लीकेशन ऑफ डेटा देखते हो तो वो क्या कहलाती है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा ही आपका कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। एक डाटा आपने अलग अलग जगह लिख रखा है तो वो डेटा रिडंडेंसी कहलाती है, बिल्कुल सही। ओके कुक्कू मी जी, जब एक डाटा को अलग अलग जगह पर लिखा जाए तो उसे डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। अब देखो आता है आपका डेटा इनकंसिस्टेंसी किसको कहते हैं। फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होगी फिर, और अगर आप इसका हिंदी देखोगे फिर तो आप जल्दी आंसर कर दोगे, डेटा विसंगति किसे कहते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है या डेटा विसंगति किसको बोला जाता है। कॉपी ऑफ डेटा, बिल्कुल ठीक। देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी की, तो कई बार क्या होता है, हम डेटा को कई जगह तो कर पाते हैं। तो डेटा अगर हम बात करते हैं डेटा विसंगति की या डेटा इनकंसिस्टेंसी की, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी के अंदर क्या होता है, जब डेटा की रिडंडेंसी हो जाती है, आप डेटा को एक या दो जगह लिख लेते हो, मतलब गलती से हो जाता है या जानबूझ के लिख लेते हैं फाइल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक डेटा में तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं और दूसरे डेटा में करेक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है जब डेटा का मैच नहीं हो पाता या डेटा को हर जगह अपडेट नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही। चेंज इन डेटा आप लिख सकते हो, या फिर सेम डेटा स्टोरेज इन मल्टीपल प्लेसेस, भाई वो तो आपका डेटा रिडंडेंसी था, ठीक है। बट डेटा इनकंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे आप लिखना डेटा को अपडेट ना कर पाना, डेटा को अपडेट ना कर पाना, ठीक है, ये होता है आपका क्या, डेटा इनकंसिस्टेंसी। और अगर क्वेश्चन आपको घुमा के दे देना कि डेटा इनकंसिस्टेंसी किस वजह से होती है, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी आपकी डेटा रिडंडेंसी की वजह से होती है। अब आपने 5 जगह डेटा को पहले ही कॉपी कर रखा है, जब आप उस डेटा को वो अपडेट करते हो तो 2 या 3 जगह कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि अच्छा 2 जगह तो एक्स्ट्रा और कर रखा था। तो डेटा को आप अपडेट नहीं कर पाते हो या चेंज नहीं कर पाते हो, आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। चेंजिंग इन डेटा नहीं होगा, डेटा को अपडेट ना कर पाना या डेटा को चेंज ना कर पाना, ऐसे आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो ओरेकल क्या होता है, ओरेकल क्या है, व्हाट इज ओरेकल। हाँ, एक डाटा में चेंज करना और दूसरे में नहीं कर पाना, या फिर आप लिख सकते हो चेंज मतलब क्या होता है, तो भाई डेटा को चेंज, नो चेंज इन एनी डेटा है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। लैक ऑफ अपडेशन, बिल्कुल ये भी बोल सकते हैं।
बताना यहाँ पे ओरेकल क्या होता है। तो ओरेकल की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे, एक थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड के बारे में मैंने सोचा था। चलो देखते हैं ओरेकल की अगर हम बात करते हैं तो ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है यहाँ पे आपको बताना है भाई, ओरेकल किसको बोलते हैं। तो ओरेकल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर ओरेकल की बात करते हैं तो ओरेकल आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर आता हो जिसमें क्वेरी लिखते हैं ओरेकल। ओके तो सौम्य दीक्षित जी, दिव्या गुप्ता जी, कुकुमी, दिव्या, ओके, देवाशीष जी और मॉम की प्रिंसेस। भाई आपने गुड आफ्टरनून लिखा है, आंसर थोड़ा ना लिखा है। हाँ चलो सुभाष जी, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ओरेकल आपका एक DBMS का सॉफ्टवेयर है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी जल्दी से बताना शुरू करना है, क्योंकि जल्दी से आज मैं सोच रही हूं मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं इस 20 मिनट के अंदर मैं आपकी सारी चीजें रिवीजन करवाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं आपको पिछला कितना याद है। एक सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं आपका। अब अगर आप फिजिकली प्रेजेंट होते ना तो ज्यादा अच्छा लगता, फिर एक एक को खड़ा करके बोलते। हाँ अभी तो आप बस चीटिंग मत करना, देखो वो चीज़ है ना, आपको वो जो प्योरिटी है वो बनाकर रखनी है, चीटिंग नहीं करनी है। चलो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आता हुआ आंसर दिव्या गुप्ता जी, शिवांगी सिंह जी और तनु जी। नहीं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड चीजें, TCLB है, बट उतनी तक हमको नहीं जाना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही आता है तो हम उतनी चीजों को कवर करेंगे। मेटा डाटा किसे कहते हैं? और ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि डेटाबेस के अंदर मेटा डाटा किसको बोला जाता है तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? हाँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है डेटाबेस के अंदर। ये एक भाषा है जिससे आप डेटाबेस की क्वेरी मतलब क्वेश्चंस करके एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो। चलिए, जो डेटा किसी दूसरे डेटा के बारे में एड्रेस बता देता है। प्रियल जैन जी बिल्कुल सही। अच्छा, मेटा डेटा, डेटा ऑफ डेटा, बिल्कुल ठीक है। सौम्या दीक्षित जी, देवाशीष जी, ओके, कुकुमी और दिव्या गुप्ता। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेटा डेटा होता है यहाँ पे जो अनदर, ठीक है, किसी और डेटा के एड्रेस के बारे में या लोकेशन के बारे में बताएं, किसी दूसरे डेटा के, अन्य डेटा के एड्रेस या फिर लोकेशन के बारे में बताने का काम करता है मेटा डाटा। उसका खुद का कोई काम नहीं होता, ना ही खुद में कोई एक वेरिएबल होता है, ना ABCD, श्याम लाल, घनश्याम लाल, कुछ भी डाटा नहीं होता। उसके अंदर जो डेटा होता है वो सिर्फ अपने आने वाले किसी दूसरे डेटा की लोकेशन या एड्रेस को स्टोर करके रखता है, सूचना को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वही आपका मेटा डेटा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है, उसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको दे रखा है डेटा इंटीग्रिटी किसको कहा जाता है, और इसकी मैंने हिंदी जानबूझ के नहीं लिखी क्योंकि हिंदी पढ़ते के साथ ही आप लोगों का फटाफट से आंसर आ जाता है। अगर क्वेश्चन आपको सपोज करो हिंदी बिल्कुल ही कठिन दे देता, फिर क्या करते? चलो यहाँ पे बताओ डेटा इंटीग्रिटी क्या कहलाती है। डेटा इंटीग्रिटी अगर हम बात करते हैं DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होगी? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा ऑफ डेटा, बिल्कुल भाई करेक्ट है। डेटा ऑफ डेटा, जैसे बोलते हैं भाई बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक है ना, तो ऐसे डेटा का डेटा क्या होता है? मेटा डेटा होता है, ठीक है। माटा नहीं होगा, मेटा होगा, मेटा डेटा होता है। चलो, इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर डेटा, बिल्कुल ठीक है। टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या के बारे में बताना। अच्छा, एट्रीब्यूट की संख्या ये डेटा इंटीग्रिटी बताती है, फिर डिग्री क्या बताएगी? डेटा इंटीग्रिटी होती है आपका डेटा रिलायबल है या नहीं है, आपका डेटा रिलायबल है, आपका डेटा विश्वसनीय है या नहीं है, ठीक है। आपका डेटा पे हम क्या बिलीव कर सकते हैं, आपका डेटा इतना विश्वसनीय है कि इसको न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं या अपने ऑफिस के बॉस तक पहुंचा सकते हैं। तो डेटा की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, या आप बोल सकते हैं एक तरीके से डेटा के ऊपर विश्वास करने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करते हो वो आपका कहलाता है डेटा इंटीग्रिटी,
ठीक है, डेटा को इकट्ठा करो जहां जहां से डेटा मिला है और फिर सारे डेटा को चेक करो कि कहीं किसी डेटा के अंदर त्रुटि तो नहीं है। जैसे सपोज मैं आपको बैंकिंग की हम बात करते हैं तो बैंकिंग की लेकर चलते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि भाई दिल्ली से आप लोग वैष्णो देवी पहुंच चुके हो। ठीक है, आपको जरूरत है पैसों की, अकाउंट खुलवाया था आपने दिल्ली में किसी एक मतलब बैंक में जो कि आपकी होम ब्रांच है। आप अब वैष्णो देवी पहुंचकर किसी भी एटीएम से पैसे निकलवा लेते हो, थ्रू डेबिट कार्ड हो गया या एसबीआई इस्तेमाल करते हो तो योनो हो गया। ठीक है, आपने अब क्या करा, आपने कोई भी क्या करा, पैसे निकलवा लिए। फिर आप अगर दिल्ली आते हो तो वो पैसे कटे हुए मिलते हैं आपके अकाउंट से, होता है ना ऐसा? क्यों होता है? ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही चक्रव्यूह होता है, इस वजह से होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा, अब चाहे आप किसी भी मतलब कहीं से भी ट्रांजैक्शन चेक कर लो, चाहे ऑनलाइन चेक कर लो, चाहे ऑफलाइन कहीं पे भी, चाहे चेन्नई जाके, तमिलनाडु जाके, कहीं पे भी जाकर आप चेक कर सकते हो। उन सभी पे दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर वैष्णो देवी पे इस जगह इस एटीएम से इतने पैसे निकाले गए थे। ये होती है डेटा इंटीग्रिटी कि किसी भी जगह आपकी सूचना गलत नहीं मिलेगी। अगर आपने 2000 निकलवाए हैं तो हर जगह सूचना आपकी 2000 कटे हैं, 2000 कटे हैं, 2000 कटे हैं, इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये डेटा इंटीग्रिटी कहलाती है, डेटा की विश्वसनीयता, कि भाई डेटा जो है आपका एक विश्वसनीय है, कहीं किसी जगह कुछ और किसी जगह कुछ और ना मिले। एक होता है ट्रंकेट। अच्छा, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था तो यहां पर इसको लिख लेना। ट्रंकेट क्या होता है? तो ट्रंकेट इस्तेमाल किया जाता है अगर आप अपने डेटा में से किसी भी मतलब व्यक्ति का नाम हो गया या किसी भी डेटा हो गया, कोई भी चीज़, कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन, डेटा, अगर आप अपने डेटाबेस में से किसी भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जिस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है उस कमांड को बोलते हैं ट्रंकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना भाई ट्रंकेट इज दैट कमांड विच इज यूज्ड फॉर दी डिलीटिंग एनी डेटा इन डेटाबेस। भाई डेटाबेस के अंदर अगर आप किसी भी डेटा को डिलीट करना चाहते हो, डेटाबेस के अंदर अगर किसी भी डेटा को डिलीट करने की हम बात करते हैं, हटाने की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो वो कमांड आपकी कहलाती है ट्रंकेट। इसको लिख लेना, ये कुछ नया हमको यहाँ पर मिला, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, हाँ, टू मेक समथिंग शॉर्टर भी आप बोल सकते हो। देखो, अगर आप काट छाट करते हो, काट छाट बोलते हैं ना शॉर्टर को, भाई अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हो, सपोज करो कि बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, भाई किसी ने अपना बैंक अकाउंट जो है, पहले जॉइंट अकाउंट था फिर अपना अलग बनवा लिया, या फिर बैंक अकाउंट बंद करवा दिया, तो अब उसकी डिटेल आपको क्या करनी है? रखनी तो है नहीं। इन करंट वो रहेगी डाटाबेस के अंदर, नो डाउट, लेकिन आपको इन करंट, इन प्रेजेंट उसे अपने कंप्यूटर में तो नहीं रखनी। तो वहां से आप उसको हटाना चाहते हो तो ट्रंकेट कमांड की मदद से ऐसा करना संभव बन जाता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे डेटा का लॉजिकल सीक्वेंस अरेंजमेंट क्या कहलाता है? तो ये आपका सॉर्टर कहलाता है। ठीक है, ये जो शब्द है सॉर्टर, ये इस्तेमाल किया जाता है अगर आप डेटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में क्या करते हो? अरेंज करते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट आपको यहाँ पे दे रखा है डिग्री इन डेटाबेस। ये है जो कि आप पहले मुझको आंसर बता रहे थे। डिग्री इन डेटाबेस होता है आपके डेटाबेस के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी आप बोल सकते हो डिजिट्स को या उनकी वैल्यू को दर्शाना। तो डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स की संख्या को क्या बोलते हैं? तो डेटाबेस में एट्रीब्यूट की वैल्यूज को या फिर संख्या को बोला जाता है डेटाबेस डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जितने एट्रीब्यूट किसी भी डेटाबेस में हैं उतनी उसकी डिग्री बन जाती है। अगर मैं बोलूँ किसी एक डेटाबेस के अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो उस डेटाबेस की डिग्री 5 होगी। ठीक है, तो अगर वो एग्जाम्पल से भी देता है तो भी आप समझ सकते हो, अदरवाइज वो सीधे सीधे आपको थ्योरेटिकली देगा तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। क्लियर? बिल्कुल जी, टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या को ही बोला जाता है। क्लियर, करेक्ट है। चलो अब हम चलते हैं अपने रिवीजन सेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप रिवीजन सेशन देखोगे और फटाफट से आंसर करना है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन यहाँ से अगर आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन है आपका कि जो कंट्रोल प्लस इक्वल टू वाली शॉर्टकट की होती है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? बताइए। कंट्रोल प्लस इक्वल टू वाली, अगर मैं कंट्रोल के साथ इक्वल टू वाली दोनों की को एक साथ दबाती हूँ या प्रेस करती हूँ तो मेरा कौन सा फंक्शन यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है?
ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ टेबल और नंबर ऑफ कॉलम। मैंने आपसे पूछा था कि कोई आपको डाउट हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करना, और मैंने कमेंट देखे तो डाउट मुझे किसी का लगा नहीं। या तो भाई आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। और लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर भी डाउट नहीं पूछ रहे हो, तो गलती फिर इसमें आपकी होगी, है ना। भाई डॉक्टर से और टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहिए और चीज़ों को नहीं छुपाना चाहिए। अगर नहीं आता है, आप नहीं पूछोगे तो कैसे यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो आपको एक लास्ट मौका और मिलता है आज, अगर आपको डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हम अपना DBMS कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर डेटाबेस से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का डाउट है, चाहे वो मेरे सेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपने कहीं पे भी इंटरनेट पे किसी बुक में कहीं पे भी डेटाबेस से रिलेटेड कोई शब्द सुना हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप नीचे ऑफलाइन कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कल की स्टार्टिंग की जो 5 मिनट होंगे वहां पर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। जीए की क्लास क्यों नहीं हो रही है? तो जनरल अवेयरनेस की क्लास भी आप लोगों की जल्दी शुरू होगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस वजह से वो क्लास नहीं हो पा रही है, बट जैसे ही प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट होती है, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे लक्ष्य बैच की मैं बोल रही हूँ, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे आपकी इंग्लिश की क्लास हो, तो जितनी भी क्लासेस आप लोगों की हो रही है उसको जरूर लें, और डेली लेनी है। ये नहीं कि आप 1 या 2 दिन तो जोश जोश में ले लेते हो और फिर तीसरे चौथे दिन की छुट्टी हो जाती है, तो वो काम नहीं करना। कंट्रोल प्लस इक्वल टू बिल्कुल सही। ये किसके लिए होता है? तो ये होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। किसके लिए होता है? सब स्क्रिप्ट के लिए। और जो सुपर स्क्रिप्ट बोल रहे हैं ना, इसका मतलब आप लोगों ने रिविजन नहीं किया है। अगर मेरे को कोई सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों ने MS ऑफिस कंप्लीट कर चुका है, तो सब स्क्रिप्ट क्या होती है? सब स्क्रिप्ट होती है, अगर आपने देखा हो ऑक्सीजन, है ना, हम लिख देते हैं O2, ओजोन लेयर होती है तो भाई O3 हो जाती है। तो अगर आप कोई भी अक्षर नीचे लिखते हो किसी भी अल्फाबेट के या किसी भी अक्षर के नीचे, है ना, जब इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई 11th 12th में, उसमें भी लिखा जाता था ना, इसके नीचे अगर हम लिख देते थे भाई log x है या x टेंस टू की वैल्यू 0 है 1 है, तो अगर आप किसी भी संख्या को किसी संख्या के नीचे लिखते हो तो इसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। आगे चलते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कंट्रोल के साथ अगर मैं शिफ्ट को भी प्रेस करती हूं और उसके साथ अगर मैं इक्वल टू वाला साइन प्रेस करती हूं, तब जाके आपकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बनती है। तो ये शॉर्टकट की होती है आपकी सुपर स्क्रिप्ट की, और इसको हमने याद किया था सुपर स्क्रिप्ट सुपरमैन से। सुपरमैन ऊपर उड़ता है ना, तो यहाँ पे भी वो अक्षर जो कि आपके किसी अक्षर के ऊपर पहुंच जाता है, उसकी डिग्री या पावर बन जाता है, तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 3 लिख दिया, 2 का क्यूब आ गया, 4 की पावर 4 लिख दिया, 25 की पावर 4 लिख दिया। तो जो भी आप अक्षर किसी भी अक्षर के ऊपर लिखते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, शिफ्ट और इक्वल टू। अब यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कई बार आपको इक्वल टू दिखेगा और कई बार आपको प्लस दिखेगा, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपकी कंप्यूटर की की होती है, कीबोर्ड के अंदर जो एक की होती है, बटन होती है, तो वो बटन आपका एक बटन होता है, उसमें इक्वल टू भी लिखा होता है और प्लस भी लिखा होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बात करती हूँ इक्वल टू की, तो जब आप एक बार इस बटन को दबाओगे तो इक्वल टू प्रेस होगा, और अगर मैं शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाला बटन प्रेस करती हूँ तब जाकर मेरा ये प्लस वाला साइन बनता है, ठीक है। इस वजह से दोनों के अंदर आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर? चलो आगे देखिए, आगे देखो। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भारत छोड़ो, यहाँ पे पूरे विश्व का पूछते हैं पहले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो बताइए क्या होगा? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो बताना है आपको विदाउट एनी ऑप्शन, ठीक है। 2 नाम मैंने बताए थे, दोनों ही नाम आप बता देना। चलिए, आप नोट्स बना रहे हो तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको ये चेक करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप चाहो तो इंटरनेट से किसी भी क्वेश्चन को करके देख लेना उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई बुक हो आप वहाँ से भी क्वेश्चन को लगा के देख सकते हो। तो कहते हैं ना भाई, मैं तो बोलूँगी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको क्लास दी जा रही है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, तो बुक आप ना लेकर नोट्स बनाओ, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, एग्जाम लेना है आपको, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि भाई इतना सफिशिएंट होगा या नहीं, तो आप क्वेश्चंस लगा लो, कहीं से भी क्वेश्चन लगा लो, आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे और पूरे के पूरे इसी क्लास से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे परम 8000 आया, यहाँ पे पूरे विश्व की बात की है, परम 8000 हमारे भारत का है, हाँ,
विश्व का पूछा है मैंने, पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था CDC 6600 और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसको बनाने वाले व्यक्ति थे सीमर क्रे। क्या नाम था? तो इनका नाम था सीमर क्रे। सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है जिसकी स्पीड बहुत तेज हो, जिसके अंदर स्टोरेज क्षमता या फिर कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी हो, तो वही आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो सीमर क्रे ने CDC 660 को बनाया था। कुछ टाइम के बाद इन्होंने इसी का नाम बदलकर क्रे-1 रख दिया था। तो आपको कई जगह CDC 660 दिखाई देता है और कई जगह क्रे-1, दोनों एक ही थे और दोनों बनाने वाले सीमर क्रे थे। ये पूरे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और जो यहाँ पे आप लोग परम बता रहे हो, भाई क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया जाएगा तो आप आंसर ही भूल जाओगे। सपोज करो कि ऑप्शन में दोनों डाल दिया होता, क्रे-1 भी और परम भी, फिर आप क्या करते? तो यहाँ पे देखना, विश्व का पहला, पूरे विश्व की अगर बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो क्रे-1 होगा। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ अपने प्यारे से देश भारत की, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था आपका कौन सा? तो ये था परम 8000, जो कि पुणे में बनाया गया था सीडेक कंपनी के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन नया और निकल के आता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो गए हैं, तो अब इससे थोड़े से और डीपली क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के पितामह, मतलब जो जिन्होंने ये आइडिया लेकर आए कि भाई सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व में तो बन रहा है, तो भारत क्यों पीछे रहे? तो भारत को भी सुपर कंप्यूटर बनाना चाहिए, तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया था परम 8000 को बनाने के लिए। तो सुपर कंप्यूटर के पितामह भारत के अंदर बोला जाता है किनको? विजय भाटकर को। ये भास्कर नहीं है, याद रखना, इनका नाम है विजय भाटकर। ठीक है, इनको बोला जाता है कि इन्होंने ही, इनका ही पूरा श्रेय था कि भारत के अंदर आपका सुपर कंप्यूटर आया जिसका नाम परम 8000 था। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का हो गया होगा रिवीजन, एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा, और साथ में हम लोगों ने डेटाबेस भी कर लिया। तो डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आज आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो नीचे ऑफलाइन कमेंट करके। कल जब मैं क्लास लूँगी तो क्लास के स्टार्टिंग में आपकी क्वेरी को सॉल्व करके फिर आगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। चलिए, तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। हाँ, स्किप नहीं करना है। देखो, स्किप आप क्वेश्चन को कब करते हो? जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आता है? जब आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसको पूरी तरह नहीं पढ़ा। तो टॉपिक को पूरी तरह पढ़ो, अभी टाइम है आपके पास, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम कल है तो आज पूरी बुक खत्म करने की आपने सोच ली। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लास रेगुलर लिया कीजिए, हर एक क्लास को लीजिए, क्योंकि हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मिलते हैं कल के टाइम पे, कल की क्लास पे, ठीक अपने ही टाइम पर 2 बजे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।